अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद शबीर है एंड आई एम वर्किंग एज अ रजिस्ट्रार कार्डियोलॉजी। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले भी ईसीजी बेसिक्स को डिस्कस किया था, बट दैट वीडियो वाज इन इंग्लिश। तो बहुत सारे लोगों की ये सजेशन थी कि हमें ईसीजी बेसिक्स को उर्दू में डिस्कस करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ईसीजी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे इन उर्दू, और हम कोशिश करेंगे कि ईसीजी बेसिक्स के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करें। तो ईसीजी इंटरप्रिटेशन में हमने मुख्तलिफ स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो कैलिब्रेशन होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि ईसीजी पे रिदम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सिमिलरली फिर हम आपको बताएंगे कि ईसीजी पे हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हार्ट रेट के बाद फिर हम ईसीजी की एक्सिस देखना सीखेंगे। इसके अलावा ईसीजी पे डिफरेंट वेव्स बनती क्यों हैं, उनकी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी क्या है, नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है, उनमें क्या नॉर्मलिटीज रहती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम ईसीजी के डिफरेंट इंटरवल्स और डिफरेंट सेगमेंट्स और उनकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। इस सारे डिस्कशन से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है व्हाट इज़ ईसीजी। ईसीजी है क्या? ईसीजी इज़ बेसिकली graphical representation of electrical activity of the heart। जैसे कि आप सबको पता है कि हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो कि हार्ट को एक रिदम में रखता है और हार्ट एक रिदम में कंट्रैक्ट करता है। इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एसए नोड से एक इम्पल्स जनरेट होती है। इट प्रोपगेट्स थ्रू एट्रिया, देन एवी नोड एंड देन इनटू वेंट्रिकल। उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जब हम एक ग्राफ की शक्ल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी कहते हैं। अब ईसीजी में एक स्टैंडर्ड ईसीजी में 12 लीड्स होती हैं। उन 12 लीड्स में से 6 लीड्स आर चेस्ट लीड्स जो कि V1 से V6 तक होती हैं, जबकि 3 लिम्ब लीड्स होती हैं, दैट इज लीड 1, 2 एंड लीड 3। और इसी तरह 3 ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं, लीड एवीआर, लीड एवीएल और लीड एवीएफ। हम उनको नेक्स्ट आगे डिटेल में इन लीड्स को डिस्कस करेंगे। जब हम ईसीजी करते हैं तो हमारे पास इस तरह की एक एक ग्राफ हमें मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास V1 टू V6 6 चेस्ट लीड्स हैं, जबकि लीड 1, लीड 2 और लीड 3 दीज आर द लिम्ब लीड्स। और लीड एवीआर, लीड एवीएल और लीड एवीएफ दीज आर द ऑगमेंटेड लीड्स। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ईसीजी के बॉटम पे एक लॉन्ग स्ट्रिप मिलेगी। ये लॉन्ग स्ट्रिप बेसिकली लीड 2 है, या इसको हम रिदम स्ट्रिप भी कहते हैं। इस रिदम स्ट्रिप की क्या सिग्निफिकेंस है उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ईसीजी को इंटरप्रेट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने देखनी होती है वो है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में आप अगर नीचे देखें तो यहाँ आपको मिलेगा स्पीड। आप देख सकते हैं स्पीड में लिखा हुआ है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एक और वैल्यू आपको यहाँ लिखी मिलेगी, दैट इज 10 मिलीमीटर पर मिलीवोल्ट। This is the voltage of the ECG and this is the standard speed of ECG. अब स्पीड हम कहाँ देखते हैं और वोल्टेज हमें कहाँ मिलती है? तो जो आपकी हॉरिजेंटल एक्सिस है उसमें इट
represents the speed of the paper, जबकि vertical axis इस पे आपकी voltage represent करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्टैंडर्ड ईसीजी में जो स्पीड होती है इट इज़ 25 मिलीमीटर पर सेकेंड, और वोल्टेज इट इज़ 10 मिलीमीटर पर मिली वोल्ट। अगर स्पीड 25 से कम होगी तो हमें क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस बहुत करीब करीब मिलेंगे, और अगर 25 से ज़्यादा होगी तो हमें क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस फॉर डिस्टेंट अपार्ट हमें मिलेंगे, एक दूसरे से दूर दूर हमें मिलेंगे, जो कि एक्यूरेट हार्ट रेट को रिप्रेजेंट नहीं करते। सिमिलरली अगर वोल्टेज 10 मिली वोल्ट से कम होगी तो हमें क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस स्मॉल मिलेंगे, और अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो हमें अननेसेसरी इंक्रीज वोल्टेज या इंक्रीज हाइट ऑफ क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस हमें मिलेगा। अब अगर इस ईसीजी पर देखें तो हमें दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक पेपर है, ईसीजी पेपर है, और दूसरा ये ईसीजी का ग्राफ है। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि ईसीजी का जो पेपर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ईसीजी का जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईसीजी का ग्राफ, एज यू नो के जो कार्डिक इम्पल्स है वो ऐसे नोड से जनरेट होती है। ऐसे नोड से जनरेट होने के बाद जो कार्डिक इम्पल्स है ये एट्रियम में स्प्रेड करती है, बोथ राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और बोथ एट्रिया को डीपोलराइज करती है। जब एट्रिया डीपोलराइज होते हैं तो हमें ईसीजी पर पहली वेव मिलती है जिसको हम कहते हैं पी वेव। सो पी वेव जो होती है इट इज एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रिया के बाद कार्डिक इम्पल्स एवी नोड से पास करती है, विच इज अ पैसेज बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान एवी नोड है जिसके थ्रू ये इम्पल्स पास करती है, तो देर इज अ स्मॉल डिले। वो डिले यहाँ पे एज अ आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आपको ईसीजी ग्राफ पर नजर आता है। ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन और पी वेव इनको मिला के हम पी आर इंटरवल कहते हैं, जिसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, हम आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे। तो एवी नोड के बाद जो कार्डिक इम्पल्स है वो बंडल ऑफ हीस परकेंजी फाइबर्स और अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स में पहुंचती है, जहां पे वो वेंट्रिकल को डीपोलराइज करती है, बोथ राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को डीपोलराइज करती है। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन की वजह से जो वेव्स बनती हैं वो हमारे पास ग्राफ में क्यू आर एस की फॉर्म में हमें मिलती हैं। ठीक है, तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है इट बेसिकली इट डिनोट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्यू आर एस कम्प्लेक्स के बाद नेक्स्ट है एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट एक बेसिकली एक रिफ्रैक्टरी पीरियड है जिसके दौरान अगर कोई और स्टिमुलस आता है तो वो आप वेंट्रिकल को इफेक्ट नहीं कर सकता। अब एस टी सेगमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, स्पेशली इन केस ऑफ इस्कीमिया, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आखिर में आपके पास टी वेव आ जाती है। टी वेव बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्यू आर एस कम्प्लेक्स जब हमारे पास आया तो वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे थे। अब टी वेव्स वेंट्रिकल को की रीपोलराइजेशन को शो करती है। तो टी वेव के बाद दोबारा से फिर साइकिल शुरू हो जाएगा, पी वेव, क्यू आर एस कम्प्लेक्स, एस टी सेगमेंट एंड टी वेव। इसके बाद हम देखेंगे कि ईसीजी ग्राफ में जो बॉक्सेस होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक अगर सिर्फ इसको कंसिडर करें तो एक लार्ज बॉक्स है और एक लार्ज बॉक्स के अंदर छोटे छोटे काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो जनरली तो एक लार्ज बॉक्स जो होता है ईसीजी में उसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है,
एक small box on an ECG is equal to 1 millimeter, 1 millimeter along horizontal line and 1 millimeter along vertical line. Horizontal line पे this 1 millimeter is equal to 0.4 second. तो एक स्मॉल स्केयर अगर 0.4 सेकेंड्स का है तो हमने बात की कि एक लार्ज स्केयर में 5 स्मॉल स्केयर होते हैं, तो हम 0.4 सेकेंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास 0.2 सेकेंड बनते हैं। तो एक लार्ज स्केयर जो है उसकी ड्यूरेशन है 0.2 सेकेंड। इसी तरह अगर हम वर्टिकल एक्सिस में देखें तो एक स्मॉल स्केयर जो होता है वो 0.1 मिली वोल्ट के बराबर होता है। तो आपका एक लार्ज स्केयर 5 स्मॉल स्केयर के बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि लार्ज स्केयर इज इक्वल टू 0.5 मिली वोल्ट और दो लार्ज स्केयर मिला के 1 मिली वोल्ट बनते हैं। तो ये कुछ डिस्कशन थी जो कि ईसीजी पेपर और ईसीजी वेव फॉर्म के मुतालिक थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिदम। ईसीजी में हम रिदम कैसे देखते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि साइनस रिदम है या कोई एरिथमिया चल रहा है। तो रिदम के लिए जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ईसीजी के बॉटम पे एक लॉन्ग लीड दी होगी, लीड 2, जिसको हम रिदम स्ट्रिप भी कहते हैं। तो रिदम के लिए, रिदम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लीड 2 को देखते हैं। अगर लीड 2 में हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले एक प्रोमिनेंट और अपराइट पी वेव, ये आप जैसे देख सकते हैं प्रोमिनेंट और अपराइट पी वेव, अगर प्रोमिनेंट और अपराइट पी वेव मौजूद है बिफोर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो इसका ये मतलब है कि साइनस रिदम है। अगर पी वेव नहीं है या पी वेव इन्वर्टेड है तो इसका मतलब है कि रिदम एसएन नोड से ओरिजिनेट नहीं कर रहा। रिदम के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हार्ट रेट। जैसे कि आपको पता है कि एक नॉर्मल अडल्ट इंडिविजुअल में हार्ट रेट इज अराउंड 60 टू 100 बीट्स पर मिनट, जो कि एक नॉर्मल लिमिट है। अगर 60 से कम हार्ट रेट होगा तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, अगर 100 से ज़्यादा हार्ट रेट होगा तो उसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं। नॉर्मली बेड साइड पे हार्ट रेट के लिए हम पल्स को कैलकुलेट करते हैं फॉर 1 मिनट, या फिर हमारे पास आईसीयू की सेटिंग्स में कार्डिक मॉनिटर होते हैं जो कि हमें हार्ट रेट का बताते हैं। एक 12 लीड ईसीजी पे हम हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। हार्ट रेट कैलकुलेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो एक क्वालिटेटिव मेथड है। क्वालिटेटिव मेथड से मुराद ये है कि हम एक रॉ मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं टू क्विकली कैलकुलेट, टू क्विकली गेट एन आइडिया अबाउट द हार्ट रेट। उसमें हमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड्स भी हैं जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ हैं जो एक फार्मूला है उसमें पुट करते हैं, हमें हार्ट रेट मिल जाता है। तो पहले हम क्वालिटेटिव मेथड के बारे में बात करते हैं। जो क्वालिटेटिव मेथड है जो बेड साइड पे हम या इमरजेंसी में हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमें जल्दी से हार्ट रेट का एक आइडिया हो जाता है, उसमें हम बेसिकली करते ये हैं कि एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं जो कि वर्टिकल लाइन के ऊपर लाई करता हो, ब्रॉड वर्टिकल लाइन में। जैसे ये एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है जो कि एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन के ऊपर लाई करता है। अब इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और नेक्स्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इमीडिएटली जो नेक्स्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है जैसे कि ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसके दरमियान हम लार्ज बॉक्सेस को हम काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे? जो पहला लार्ज बॉक्स होगा उसको हम 300 लेते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे हमें 300। उसके बाद जो नेक्स्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसको हम 150 काउंट करेंगे, उससे अगले को 100 और फिर 75 और फिर 60। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये 75 और 60 के दरमियान लाई करता है। बल्कि अगर देखा जाए तो इट इज़ रेदर टूवर्ड्स द 75,
मतलब ये 75 के ज़्यादा करीब करीब है, तो हम अंदाजे से कह सकते हैं कि हार्ट रेट अराउंड 70 टू 72 बीट्स पर मिनट है। ठीक है, तो एक क्वालिटेटिव मेथड है, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हार्ट रेट नॉर्मल है या हार्ट रेट बहुत तेज़ है या हार्ट रेट बहुत स्लो है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स भी हैं। और क्वालिटेटिव मेथड्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फार्मूला है, हार्ट रेट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्केयर्स बिटवीन टू क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। हम हम दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं, उनके दरमियान जो लार्ज बॉक्सेस होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं और फिर 300 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो से इन दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो हमने पहले भी सिलेक्ट किए थे, इन दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान अगर हम लार्ज बॉक्सेस हम कैलकुलेट करें यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3 4 और 4.2, अराउंड 4.2 लार्ज बॉक्सेस हमारे पास बनते हैं। तो हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए हार्ट रेट इज इक्वल टू, हमने कहा हार्ट रेट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्केल्स। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस थे दैट वाज 4.2। तो 300 डिवाइडेड बाय 4.2 इज इक्वल टू 71। तो हमारे पास एक्यूरेट हार्ट रेट है दैट इज 71 बीट्स पर मिनट। तो इस तरह से हम दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनके दरमियान लार्ज बॉक्सेस को कैलकुलेट करके अगर हम 300 पे डिवाइड करें तो हमारे पास एक्यूरेट हार्ट रेट आ जाता है। तो ये तो पहला फार्मूला। अब सेकंड फार्मूला इज 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स बिटवीन टू क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। उसी तरह जैसे हमने दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान लार्ज बॉक्सेस को काउंट किया था, उसी तरह हम दो लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान स्मॉल स्क्वायर्स को कैलकुलेट करते हैं या स्मॉल बॉक्सेस को कैलकुलेट करते हैं और उसको 1500 से और उस और 1500 को उन नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास हार्ट रेट हो जाता है आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कौन सी सिचुएशन में कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो जनरली जो वो ये वाला फार्मूला है दैट इज 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स। जब हमारे पास ब्रेडिकार्डिया हो, मतलब हार्ट रेट हमारे पास कम हो, हम लार्ज बॉक्सेस को कैलकुलेट कर सकते हो, उस टाइम हम ये फार्मूला यूज करते हैं 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स। और बाज़ औक़ात अगर हार्ट रेट बहुत तेज़ हो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस बहुत करीब करीब आ रहे हों, इतने करीब के आपको दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान इवन एक लार्ज बॉक्स भी ना मिले, उस टाइम हम 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर यूज करते हैं। तो उसमें हमें एक्यूरेटली हार्ट रेट का पता चल जाएगा। हार्ट रेट के बाद जो नेक्स्ट चीज हमने डिस्कस करनी है वो है एक्सिस। एक्सिस के लिए भी डिफरेंट मेथड्स हैं, बट बेड साइड पे जो सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका है एक्सिस पता करने का वो है रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब है क्या? रूल ऑफ थंब में ये आप दो लीड सेलेक्ट करते हैं, ईसीजी पे दो लीड सेलेक्ट करते हैं, लीड 1 और लीड 2 या लीड एवीएफ। लीड 2 या लीड एवीएफ में से कोई सी लीड आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आप ईसीजी को जैसे इस तरह से ईसीजी हाथ में पकड़ी हुई है, इस तरह से आप हाथ में पकड़ेंगे। आपका जो लेफ्ट वाला थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा लीड 1 को, ठीक है, और जो आपका राइट वाला थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा लीड 2 को। अब इन दोनों थम्स की डायरेक्शन सेम होंगी जो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की डायरेक्शन है। मतलब ये कि अगर लीड 1 में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऊपर की तरफ है तो आपने लेफ्ट थंब को ऊपर की तरफ डायरेक्ट करना है।
अगर लीड 1 में क्यूआरएस नीचे की तरफ डायरेक्ट है तो आपने थंब को नीचे की तरफ डायरेक्ट करना है। सिमिलरली लीड 2 या लीड एवीएफ में भी अगर आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है तो आपका अंगूठा ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, अगर ये नीचे की तरफ है तो आपका अंगूठा भी नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहा होगा। अब इसमें एक्सिस का कैसे पता चलेगा? तो एक्सिस में आपने दोनों थम्स आपने प्लेस करने हैं। जो आपका लेफ्ट है वो आपने लीड 1 पे प्लेस करना है और आपका राइट थंब जो है लीड 2 या एवीएफ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, और दोनों में से अगर दोनों थम्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है जैसे कि इस केस में है तो उसको हम नॉर्मल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, अगर दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड्स नहीं है तो जिस साइड का थंब या जिस साइड का अंगूठा ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा उस साइड को हम कहेंगे उस साइड की एक्सिस डेविएशन है। फॉर एग्जांपल अगर आपका लेफ्ट वाला थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है और राइट वाला नीचे की तरफ तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी। सिमिलरली अगर आपका राइट वाला थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो फिर राइट एक्सिस डेविएशन होगी। अब तीसरा केस सिनेरियो ये है कि अगर आपके दोनों थम्स या मतलब ये कि दोनों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वन और एवीएफ में दोनों नीचे की तरफ डायरेक्ट हैं तो फिर क्या होगा? उस केस को हम कहते हैं एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन यूजुअली डेक्स्ट्रोकार्डिया में होती है। ठीक है, अब हम आगे अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि एग्जांपल्स क्या हैं। तो ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, तो लेकिन फिर भी होपफुली आप इसमें समझ सकेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर करने में मदद देगी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ये लेफ्ट वाला थंब है और ये राइट वाला थंब है। लेफ्ट वाला थंब आपने लीड 1 पे रखना है और राइट वाला लीड 2 या लीड एवीएफ में दोनों में से किसी एक पे रखना है। तो अगर दोनों थंब आपके ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, दोनों थंब बेसिकली पॉइंट करेंगे क्यूआरएस की डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, अगर दोनों में क्यूआरएस की डायरेक्शन और थंब्स ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये नॉर्मल एक्सिस होगा। अगर दोनों ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ डायरेक्ट नहीं कर रहे तो जो अंगूठा ऊपर की तरफ होगा उस तरफ की एक्सिस डेविएशन होगी। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, अगर आपका लीड 1 में क्यूआरएस ऊपर है और आपका थंब ऊपर की तरफ जा रहा है और लीड 2 या एवीएफ में नीचे की तरफ डायरेक्टेड है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी, यहाँ देख सकते हैं। और अगर आपका राइट वाला अंगूठा ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है। सिंपल बात ये रखें कि जो थंब आपका ऊपर की तरफ है एक्सिस उसी तरफ है, और अगर ये दोनों थंब्स नीचे की तरफ डायरेक्टेड होंगे तो एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन होगा। होपफुली यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो एक दफ़ा हम अपनी जो एग्जांपल हमने रखी हुई थी उसमें हम देख लेते हैं कि एक्सिस क्या है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने कहा था हम दो लीड सेलेक्ट करते हैं, लीड 1 और लीड 2 या लीड एवीएफ। ठीक है, सपोज हम यहाँ लीड एवीएफ सेलेक्ट करते हैं। आपका जो लेफ्ट वाला थंब होगा वो डायरेक्ट प्लेस होगा लीड 1 पे और जो राइट होगा वो लीड एवीएफ में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब रखें तो हम देखेंगे कि क्यूआरएस ऊपर जा रहा है तो हमारा लेफ्ट वाला थंब ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगा। सिमिलरली लीड एवीएफ में आप देखें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऊपर की तरफ है तो इस पे हम राइट थंब को प्लेस करेंगे जो कि ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो अगर दोनों थंब्स और दोनों यानी दोनों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस ऊपर की तरफ डायरेक्टेड हैं तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल एक्सिस है। तो अभी तक हमने बात कर ली रेट पे रिदम हम कैसे डायग्नोज करते हैं, एक्सिस कैसे डायग्नोज करते हैं। नेक्स्ट हम वन बाय वन सिस्टमेटिकली हम डिफरेंट वेव्स को देखेंगे और डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट इंटरवल्स को देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली जो वेव होती है ईसीजी पे वो पी वेव होती है। ठीक है, पी वेव क्या जाहिर करती है? पी वेव इट बेसिकली इट सजेस्ट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। जब कार्डिक इम्पल्स एट्रिया से पास करती है
और उनको डीपोलराइज करती है तो हमारे पास पी वेव बनती है। अब पी वेव्स को देखने के लिए बेस्ट लीड्स कौन सी होती हैं? लीड 2 और लीड 1। पी वेव में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि इधर पी वेव प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो उसकी डायरेक्शन क्या है इन इंफीरियर लीड्स एंड लीड वी वन। जैसे कि जब हम रिदम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर इंफीरियर लीड्स में आपकी लीड पी वेव अपराइट है और प्रोमिनेंट है तो इसका मतलब है कि साइनस रिदम है। लेकिन अगर पी वेव इन्वर्टेड आती है और एक की मॉर्फोलॉजी की होती है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी लीड रिवर्सल है या डेक्स्ट्रोकार्डिया है या फिर कोई एक एट्रियल फोकस है जहाँ से आपका रिदम आ रहा है बजाय ऐसे नोट से आने के। इसी तरह अगर पी वेव एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि पेशेंट या तो जंक्शनल रिदम है या एट्रियल फिब्रिलेशन है। अब ये क्या एंटिटीज क्या होती हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमने बात की कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पी वेव। अब हम बात करेंगे पी वेव की मॉर्फोलॉजी पे। सबसे पहली बात ये कि पी वेव को देखने के लिए जो बेस्ट लीड्स होती हैं लीड 2 होती है और लीड वी 1 होती है। तो लीड 2 में जो पी वेव की ड्यूरेशन है इट शुड बी लेस देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर। इसी तरह जो पी वेव का एम्पलीट्यूड है इसको 2.5 स्मॉल स्क्वायर से कम होना चाहिए। V1 में यूजुअली आपको नेगेटिव पी वेव या नेगेटिव पी वेव मिलती है या बाइफेजिक पी वेव मिलती है, लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन होती है या जो नेगेटिव टर्मिनल की जो ड्यूरेशन होती है या जो उसकी डेप्थ होती है इट इज़ लेस देन 1 स्मॉल स्क्वायर। अब अगर पी वेव की ड्यूरेशन लीड 2 में मोर देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर है या V1 में पी वेव बाइफेजिक है और उसका नेगेटिव टर्मिनल जो है इट इज मोर देन 1 स्मॉल स्क्वायर वाइड एंड मोर देन 1 स्मॉल स्क्वायर डीप, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट और इस तरह की पी वेव को हम पी माइट्रेल कहते हैं। इसी तरह अगर पी वेव का जो एम्पलीट्यूड है, पी वेव की हाइट जो है वो 2.5 स्मॉल स्क्वायर से बड़ी हो तो उसको हम पी पल्मोनेल कहते हैं और इट डिनोट्स और इट इज कंसिस्टेंट विद इनलार्जमेंट ऑफ राइट एट्रियम। इसकी एग्जांपल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मली लीड 1 में पी वेव इस तरह से होती है और V1 में बाइफेजिक होती है और स्मॉल बाइफेजिक होती है। लेकिन अगर लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है जिसको हम पी माइट्रेल भी कहते हैं तो पी वेव ब्रॉड होगी और इट कैन बी नॉच्ड, नॉच सा बना होगा इस तरह से। सिमिलरली लीड V1 में बाइफेजिक होगी लेकिन वो जो नेगेटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डीप भी होगा और ब्रॉड भी होगा। इसी तरह पी पल्मोनेल में जो कि राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी को रिप्रेजेंट करती है उसमें आपको एक टॉल पी वेव नजर आएगी जो कि मोर देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर होगी। इसी तरह V1 में भी टॉल पी वेव आपको मिलेगी। पी वेव के बाद जो हमारी वेव में नेक्स्ट चीज आती है वो है पी आर इंटरवल। उन्होंने शुरू में बताया था कि पी आर इंटरवल इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ पी वेव टिल द बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। मतलब कि क्यू पी आर इंटरवल हम कहते हैं पी वेव के स्टार्ट से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट तक के जो ड्यूरेशन होती है उसको हम पी आर इंटरवल कहते हैं। नॉर्मल पी आर इंटरवल होता है आपका 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर और 120 to 200 मिली सेकेंड। ठीक है, अगर पी आर इंटरवल 5 स्मॉल स्क्वायर या 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा है तब भी अब नॉर्मल है और अगर उसे 120 मिली सेकेंड या 3 स्मॉल स्क्वायर से कम है तो तब भी अब नॉर्मल है। अगर
आपका पी आर इंटरवल मोर देन 200 मिली सेकेंड है, उसको हम प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल कहते हैं। यूजली ए बी कंडक्शन डिफेक्ट जो होते हैं उसमें पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है। अब वो कौन कौन से कंडक्शन डिफेक्ट होते हैं, फर्स्ट डिग्री ए वी ब्लॉक, मोबिट्स वन, कंप्लीट ए वी ब्लॉक, वो हम सेपरेट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर पी आर इंटरवल लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर और 120 मिली सेकेंड है तो उसको हम शॉर्ट पी आर इंटरवल कहेंगे। शॉर्ट पी आर इंटरवल काफ़ी सारे सिंड्रोम्स हैं जिनके साथ, या कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिनके साथ एसोसिएटेड है। इनमें मोस्ट कॉमन जो है वो डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम है। डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम, डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम में होता क्या है कि देर इज एन एसेसरी पाथवे। नॉर्मली एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान एवी नोड ओनली कंडक्शन पाथवे के तौर पर एक्ट करता है, लेकिन डब्ल्यू पी डब्ल्यू में एवी नोड के अलावा भी एक पाथवे होता है जिससे कंडक्शन हो सकती है। तो उसमें आपको एक पी आर इंटरवल शॉर्ट मिलेगा, पी आर इंटरवल शॉर्ट मिलेगा। मतलब पी वेव के फौरन बाद आपको क्यू आर एस कम्प्लेक्स मिलेगा, और क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो होता है वो इनिशियल पोर्शन उसका ब्रॉड होता है और जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसका वो नॉर्मल होता है। इसको हम डेल्टा वेव भी कहते हैं। तो हमें पता ये चला कि पी आर इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग्ड है तो तब भी एबनॉर्मल है, अगर शॉर्ट है तो तब भी एबनॉर्मल है। ये तो बात होगी पी आर इंटरवल की। पी आर इंटरवल के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यू आर एस कम्प्लेक्स। अब क्यू आर एस कम्प्लेक्स में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। एक तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स में हमने ड्यूरेशन देखनी है। हम देखेंगे कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स की नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है और एबनॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है। इसके अलावा हमने क्यू आर एस की प्रोग्रेशन देखनी है, प्रोग्रेशन क्या होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और इसके अलावा हमने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन की। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की जो ड्यूरेशन होती है इट इज़ फ्रॉम बिगनिंग ऑफ क्यू वेव टिल द एंड ऑफ एस वेव, यहाँ से यहाँ तक। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की नॉर्मल ड्यूरेशन जो होती है इट शुड बी लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर और 120 मिली सेकेंड। अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मोर देन 120 मिली सेकेंड है या 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि देर इज सम कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, और वो कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी क्या है, वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, इंटरवेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट हो सकता है, फेसिकुलर ब्लॉक हो सकता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरेशन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्यू आर एस की प्रोग्रेशन होती है। अब क्यू आर एस की प्रोग्रेशन से क्या मुराद है। एक नॉर्मल ईसीजी में जैसे कि इस केस में जो V1 होता है उसमें आर वेव बहुत स्मॉल होती है, मिनिस्कल आर वेव होती है लीड V1 में। और जो जो हम V1 से V6 की तरफ जाते जाते हैं तो आर वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाता है जबकि एस वेव डिक्रीज होती जाती है। इवन अगर आप V6 में जब देखें तो आपको सिर्फ आर वेव मिलेगी, आपको डीप एस कोई एस वेव नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें अब बेसिक कंसेप्ट ये है कि V1 जो है वो आपकी अटैच होती है राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर पे, और आपकी V6 जो है वो राइट लेफ्ट एक्सिला में होती है। और हमें ये पता है कि जो करंट है वो एस ए नोड से वेंट्रिकल की तरफ जाता है और एस ए V1 जो है वो एस ए नोड की करीब होता है। मतलब ये कि आपका जो करंट है इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द V1 एंड इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द V6। ठीक है, तो आपका करंट जिस तरफ जाता है आर वेव उस तरफ बनती है। ठीक है, अब अगर आपको इस तरह की आर वेव प्रोग्रेशन मिल रही है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन कहते हैं उस जगह पे, उस जगह को या उस लीड को
जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ आर वेव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एस वेव। नॉर्मली जो ट्रांजिशन जोन होता है वो V2 या V3 में होता है, जैसे कि आप इस ECG में देख सकते हैं कि लीड V3 में द एम्पलीट्यूड ऑफ आर वेव इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू द एस वेव। ये ट्रांजिशन जोन होगा। अगर आपको इस तरह का ट्रांजिशन जोन मिलता है तो इसका मतलब है कि आर वेव प्रोग्रेशन इज नॉर्मल। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें ये ट्रांजिशन जोन डिलेड होता है, कभी V5 में होगा, V6 में मिलेगा आपको कभी, तो उसको हम कहेंगे पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। अगर आपका ट्रांजिशन जोन V3 से ऑनवर्ड्स है, V3 से आगे है, तो उसको हम पुअर आर वेव प्रोग्रेशन कहते हैं। पुअर आर वेव प्रोग्रेशन क्यों होती है? पुअर आर वेव प्रोग्रेशन बहुत सारी अंडरलाइंग कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ MI, या फिर कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इन सारी कंडीशंस में पोर आर वेव प्रोग्रेशन होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम चेस्ट लीड में आर वेव को देखते हुए जिसका हमें पता चल सकता है वो है डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया में जहाँ लिब लीड्स में चेंजेस होंगे, उसके अलावा लीड V1 में आपको टॉल आर वेव मिलेगी। लीड V1 में आपको टॉल आर वेव मिलेगी। इसी तरह V2 में आपको आर वेव मिलेगी, V3 में। और वो आर वेव V1 में टॉल होगी, जबकि जो जो हम V5 V6 की तरफ जाएंगे आर वेव कम होती जाएगी, और V5 V6 में आपको स्मॉल आर वेव और डीप एस वेव मिलेगी। अगर आपको इस तरह की रिवर्स आर वेव प्रोग्रेशन मिलती है और उसके साथ आपको एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन मिलती है, और आर वेव और AVR में आपको पॉजिटिव QRS कम्प्लेक्स मिलता है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट इज हैविंग डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये तो कुछ बात होगी QRS कम्प्लेक्स की। QRS कम्प्लेक्स के बाद हम बात करेंगे ST सेगमेंट की। ST segment, it is a horizontal line or isoelectric line which is present between T wave and QRS complex. अब ST segment की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर इस ECG में आप देखें तो दिस इज ST segment from the end of QRS complex till the beginning of T wave. नॉर्मली ये एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती है, तो जहाँ पे एस टी सेगमेंट QRS कम्प्लेक्स से मिलता है उसको हम कहते हैं जे पॉइंट। जे पॉइंट ठीक है। अब ST सेगमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है? तो ST segment, it is one of the most sensitive part of ECG to ischemia। जो आपका हार्ट अटैक या MI होता है उसको ECG पे जो चेंजेस होती हैं उसमें ST सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जब भी हार्ट में इस्कीमिया चल रहा होता है तो आपको ST सेगमेंट एलिवेशन या ST सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ST सेगमेंट एलिवेशन क्या होती है। ST सेगमेंट एलिवेशन बेसिकली ST सेगमेंट अपनी जो नॉर्मल पोजीशन होती है, आइसोइलेक्ट्रिक पोजीशन होती है, उससे ऊपर की तरफ उठा होता है। अब ST सेगमेंट एलिवेशन की तीन मेन डिफरेंशियल्स हैं। अब वो डिफरेंशियल कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हम ST एलिवेशन MI, जिसको हम स्टेमी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका पेरिकार्डाइटिस, स्टेमी और पेरिकार्डाइटिस। सॉरी, और तीसरी जो डिफरेंशियल है वो है अर्ली रिपोलराइजेशन।
अब इन तीनों चीज़ों में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसटी एलिवेशन एमआई जो है इट इज़ पोटेंशियली अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसको अगर जल्दी ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, और अगर डेथ नहीं भी होती है तो देयर कैन बी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। तो हम एस टी एलिवेशन एम आई को बाकी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। सबसे पहले एस टी एलिवेशन एम आई की या स्टेमी की डेफिनेशन क्या होती है। स्टेमी की डेफिनेशन होती है कि इट इज़ एस टी एलिवेशन ऑफ एट लीस्ट 1 मिलीमीटर इन टू कंटिगुअस लीड्स। एस टी एलिवेशन ऑफ एट लीस्ट 1 मिलीमीटर इन टू कंटिगुअस लीड्स। कॉन्टिगुअस लीड्स कौन सी होती हैं? ऐसी लीड्स जो कि एक मायोकार्डियल टेरिटरी को या हार्ट की एक टेरिटरी को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि लीड 2, 3 और लीड एवी है। ये तीनों कॉन्टिगुअस लीड्स होगी। इसी तरह लीड 1, लीड एबी है, लीड V5 और लीड V6 जो हैं ये लेटरल वॉल ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, और V1 टू V4 इंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, एंटीरियर सेप्टल वॉल को rather रिप्रेजेंट करती हैं। तो इनमें से कोई सी दो कंटिगुअस लीड्स में अगर एस टी एलिवेशन होगी मोर देन 1 मिलीमीटर, तो उसको हम एस टी एलिवेशन एम आई कहेंगे, एक्सेप्ट फॉर लीड V2 और V3। V2 और V3 में 1 मिलीमीटर वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता, बल्कि लीड V2 और V3 में जेंडर बेस्ड क्राइटेरिया है। जेंडर बेस्ड क्राइटेरिया क्या है कि अगर पेशेंट मेल है और लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज है, मेल पेशेंट हु इज लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज, तो उसको एस टी एलिवेशन एम आई तब हम कहेंगे अगर V2 और V3 में जो एस टी एलिवेशन है वो 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा हो। इसी तरह अगर मेल पेशेंट है और 40 ईयर्स से ज़्यादा है, तो V2 और V3 में एस टी एलिवेशन हम तब एम आई तब कहेंगे जब एस टी एलिवेशन मोर देन 2 मिलीमीटर हो। और अगर पेशेंट फीमेल है इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, तो V2 और V3 में 1.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा एस टी एलिवेशन होनी चाहिए, तब हम उसको एस टी एलिवेशन एम आई कहेंगे। अच्छा, एक तो ये है एस टी, इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे पेरिकार्डाइटिस से या अर्ली पोलराइजेशन से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए, क्लिनिकल हिस्ट्री। क्लिनिकल हिस्ट्री पेशेंट अमूमन सडन ऑनसेट सीवियर चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं विच इज़ ऑफ सीवियर इंटेंसिटी, और मोर देन 20 मिनट्स का यूजली होता है पेशेंट, और साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, और आपको एस टी एलिवेशन मिलेगी। इसके अलावा आपको रेसिप्रोकल एस टी डिप्रेशन मिलेगी। रेसिप्रोकल एस टी डिप्रेशन क्या होती है कि जो आप जिस एरिया में या जिस मायोकार्डियल टेरिटरी में एस टी एलिवेशन है उसके ऑपोजिट जो लीड्स होती हैं वहां पे एस टी डिप्रेशन होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इंफीरियर लीड्स में एस टी एलिवेशन है तो आपको इंटीरियर लीड्स और लेटरल लीड्स में एस टी डिप्रेशन मिलेगी, और अगर आपको इंटीरियर लीड में एस टी एलिवेशन मिलती है तो आपको लीड इंफीरियर लीड्स में आपको एस टी डिप्रेशन मिलेगी। इसको हम रेसिप्रोकल चेंजेस कहते हैं। ये एक तरीका है इसको डिफ्रेंशिएट करने का अलॉन्ग विद सिम्टम्स। सेकेंडली, जो पेरिकार्डाइटिस होता है, पेरिकार्डाइटिस में जो मॉर्फोलॉजी होती है वो आपको एस टी एलिवेशन जो होता है वो आपको कनकेव अपवर्ड्स मिलता है। इस तरह से कनकेव अपवर्ड एस टी एलिवेशन होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस में, जबकि जो एस टी एलिवेशन एम आई है उसमें कन्वेक्स अपवर्ड एस टी एलिवेशन होती है। इस तरह की एस टी एलिवेशन आपको मिलती है। इसी तरह से जो मायोकार्डाइटिस होता है उसमें डिफ्यूज एस टी एलिवेशन होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द लीड्स आर इन्वॉल्व, कोई एक खास मायोकार्डियल टेरिटरी इन्वॉल्व नहीं होगी। प्लस देर इज पी आर डिप्रेशन। जो पी आर इंटरवल होता है वो इस तरह से, जो पी आर इंटरवल होता है वो इस तरह से डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, इट इज डिप्रेस एज कंपेयर टू नॉर्मल पी आर इंटरवल सारी लीड्स में, जबकि जो ए वी आर होता है उसमें पी आर इंटरवल एलिवेटेड होता है और एस टी सेगमेंट डिप्रेस होता है। इस तरह से हम
क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ ईसीजी प्रेजेंटेशन पे एसटी एलिवेशन को डिफरेंशिएट करते हैं पेरिकार्डाइटिस से। और तीसरी जो हमारी डिफरेंशियल थी दैट वाज अर्ली रिपोलराइजेशन। अर्ली रिपोलराइजेशन में यूजली पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते, और अर्ली रिपोलराइजेशन यूजली आपको इंटीरियर चेस्ट लीड्स में मिलेगी, और इट इज़ अ बिनाइन कंडीशन, कोई एसिम्टोमेटिक होगी, कार्डिक एंजाइम नॉर्मल होंगे, कोई चेस्ट पेन नहीं होगा, कोई रेसिप्रोकल चेंजेस नहीं होंगी, पीआर डिप्रेशन नहीं होगा। उसको हम अर्ली रिपोलराइजेशन कहेंगे। यूजली थिन लीन पेशेंट्स में अर्ली रिपोलराइजेशन मिलती है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं एसटी डिप्रेशन की। एसटी डिप्रेशन होता क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, और कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंट कंडीशंस को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ एसटी सेगमेंट। तो सबसे पहले एसटी सेगमेंट डिप्रेशन इज एसटी डिप्रेशन ऑफ एट लीस्ट 1 मिलीमीटर। एक स्मॉल स्केल या उससे ज़्यादा की एसटी डिप्रेशन, वन या मोर लीड, एक से ज़्यादा लीड्स में मोर देन 1 मिलीमीटर एसटी डिप्रेशन अगर है तो वो सिग्निफिकेंट एसटी डिप्रेशन होती है। अब एसटी सेगमेंट डिप्रेशन की काजेज क्या हैं? बहुत सारी काजेज हैं। मोस्ट कॉमन काज एसटी डिप्रेशन की इस्कीमिया है। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में एसटी डिप्रेशन हो सकती है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में आपको एसटी डिप्रेशन मिल सकती है। टेकिकार्डिया के साथ आपको एसटी डिप्रेशन मिल सकती है। अब जो मेन काजेज हैं जैसे कि इस्कीमिया, एलवीएच या डिजॉक्सिन, उनमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है कि आपको हिस्ट्री बहुत मदद देगी। अगर पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है तो हमारे पास लाइकली डायग्नोसिस इस्कीमिया होती है इन केस ऑफ एसटी डिप्रेशन। अब इस्कीमिया में भी एसटी डिप्रेशन तीन तरह की हो सकती हैं, तीन पैटर्न हो सकते हैं। एक आपकी हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन हो सकती है, जैसे कि ये एसटी सेगमेंट है, ऐसे इसको हम एसटी डिप्रेशन कहेंगे, हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन। ठीक है। इसी तरह अप स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन भी हो सकती है, और तीसरी किस्म जो है वो डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन है। इस तरह से आपको एसटी डिप्रेशन मिलेगा। इसमें जो हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन है एटलीस्ट 1 मिलीमीटर की, या डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है फॉर इस्कीमिया। जबकि अप स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन अगर 2 मिलीमीटर या उससे कम है तो वो इस्कीमिया के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होती। नॉर्मल लोगों में भी अप स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन हो सकती है विच इज़ लेस देन 2 मिलीमीटर। इसी तरह एलवीएच में क्या फाइंडिंग्स होंगी? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में आपको एसटी डिप्रेशन मिलेगी, लेकिन उसके साथ आपको एलवीएच के बाकी फीचर्स में मिलेंगे। बाकी फीचर्स कौन कौन से होते हैं एलवीएच के? एलवीएच के बाकी फीचर्स में आपको एक तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल सकती है, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट मिल सकती है, जैसे कि आपको पहले बताया था कि ब्रॉड पी वेव होगी लीड 2 में, और बाईफेजिक पी वेव होगी लीड V1 में विद ब्रॉड एंड डीप नेगेटिव टर्मिनल। तो वो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट होती है। इसके अलावा QRS के एम्पलीट्यूड पे भी हम एलवीएच को डायग्नोज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिनके ज़रिए हम एलवीएच डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे कि स्कोलोज क्राइटेरिया है, कॉर्नल क्राइटेरिया है, रोमहिट एस्टेट्स क्राइटेरिया है। लेकिन यहाँ पे हम एक सिंपल तरीका आपको मैं बताऊंगा जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है, स्कोलोव क्राइटेरिया उसको कहते हैं। स्कोलोव क्राइटेरिया क्या है? स्कोलोव क्राइटेरिया इज दैट द डेप्थ ऑफ आर वेव इन लीड V1 में आर वेव, और V5 और V5 या V6 में जो आपकी आर वेव है उसका एम्पलीट्यूड, इन दोनों को हम प्लस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे मिसाल ले लें, यहाँ पे अगर आप V5 में देखें तो 1 2 3 तीन लार्ज स्केल्स हैं। V1 में जो एस वेव है उसके 1 2 3 थ्री लार्ज स्केल इसमें है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 लार्ज स्केल्स बन जाते हैं। अगर V1 में एस वेव और V5 या V6 में आर वेव
इन दोनों को ऐड करके जो एम्पलीट्यूड है वो 7 लार्ज स्केल्स या इन अदर वर्ड्स 35 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा हो तो उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इस तरह लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साथ साथ आपको एसटी डिप्रेशन भी मिल सकती है। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है जिसमें एसटी डिप्रेशन आपको मिलेंगे, तीसरी मेन रीज़न तीसरी मेन काज जिसके साथ आपको एसटी डिप्रेशन मिलेगी वो है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में टिपिकल डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन होती है जिसको हम रिवर्स टिक साइन भी कहते हैं। इस तरह की आपको एसटी डिप्रेशन मिलेगी और इसके साथ पेशेंट की हिस्ट्री होगी यूज़ ऑफ डाइजॉक्सिन की, हार्ट फेलियर की हिस्ट्री आपको दे सकता है पेशेंट की, या फिर कोई एरिथमिया की हिस्ट्री होगी अलॉन्ग विद यूज़ ऑफ डाइजॉक्सिन। तो इन केसेस में आपको एसटी डिप्रेशन मिल सकता है। ये बात होगी एसटी सेगमेंट की। एसटी सेगमेंट से नेक्स्ट जो फाइनल चीज़ है वो है टी वेव। एसटी सेगमेंट के बाद हमारे पास आ जाती है टी वेव। जैसा कि मैंने आपको बताया टी वेव इट रिप्रेजेंट्स द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जब हम टी वेव को ईसीजी में देखते हैं तो टी वेव में दो चीज़ें देखते हैं मेनली। एक तो टी वेव की हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं, एक तो टी वेव की हम डायरेक्शन देखते हैं। नॉर्मल इन नॉर्मल केसेस में एक्सेप्ट फॉर एवीआर बाकी लीड्स में टी वेव इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, जबकि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें टी वेव इन्वर्टेड होती है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें जिनमें टी वेव इन्वर्टेड होती है? कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, जैसे कि इस्कीमिया में टी वेव इन्वर्जन हो सकती है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में टी वेव इन्वर्जन हो सकती है, एलवीएच में टी वेव इन्वर्जन हो सकती है। इसी तरह अगर पेशेंट को ब्रूगाडा सिंड्रोम है उसमें राइट प्रीकार्डियल लीड्स उसमें टी वेव इन्वर्जन होती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में प्रीकार्डियल लीड्स में टी वेव इन्वर्जन हो सकती है। इसके अलावा इन्वर्जन के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें टी वेव से हमें जिसका आइडिया होता है वो है हाइपर एक्यूट टी वेव्स। अगर टी वेव्स बड़ी टॉल टिंटेड टी वेव्स हैं तो there could be underlying hyperkalemia or there could be evolving ischemia. इसके अलावा टी वेव में बाज़ औक़ात आपको एक हमसा मिलता है जिसको हम यू वेव कहते हैं, और अगर पेशेंट की ईसीजी में यू वेव है तो पेशेंट को वर्कअप होना चाहिए फॉर प्रेजेंस ऑफ हाइपोकलीमिया। ये तो बात होगी कुछ वेव्स की जिसमें हमने पी वेव डिस्कस की, पी आर इंटरवल, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एस टी सेगमेंट और टी वेव। टी वेव के बाद एक वी आर लेफ्ट विद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, और एक इम्पॉर्टेंट इंटरवल है जिसको हम कहते हैं क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल it is the duration from beginning of Q wave till the end of T wave। यानी कि Q वेव के स्टार्ट से लेके T वेव के एंड तक जो ड्यूरेशन होती है उसको हम क्यू टी इंटरवल कहते हैं। नॉर्मली जो क्यू टी इंटरवल होता है इन मेल इट शुड बी लेस देन 440 मिली सेकेंड और फीमेल में 430 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। एक नॉर्मल क्यूटी इंटरवल की जो ड्यूरेशन होती है वो 330 मिली सेकेंड से लेके 440 मिली सेकेंड तक होती है। अगर 440 मिली सेकेंड से ज़्यादा है तो उसको हम प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल कहेंगे। अगर क्यूटी इंटरवल 330 मिली सेकेंड से कम है तो उसको शॉर्ट क्यूटी इंटरवल कहेंगे। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल की अपनी काजेज़ हैं जिनमें से कुछ काजेज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में अगर हाइपोकलीमिया या हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है। इसी तरह इस्कीमिया के साथ प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल हो सकता है। बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके साथ क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है।
जैसे कि अमायोड्रोन के साथ, सोटोलॉल के साथ, क्लास 1 एंटी एरिथमिक के साथ, कुछ एंटीसाइकोटिक्स के साथ, एंटीहिस्टामिन्स के साथ क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो सकती है। प्लस देर आर रेयर कंजेंटल सिंड्रोम जिसमें क्यूटी इंटरवल हो सकता है। अब क्यूटी इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग हो तो उसका नुकसान क्या आता है? क्यूटी इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग हो तो उसके साथ फेटल एरिथमिया जिसको पॉलीमार्फिक फिटी है वो हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन को डायग्नोज करना और उसकी काज को डायग्नोज करना, उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यूटी इंटरवल हम मेजर कैसे करें? क्यूटी इंटरवल को मेजर करने के लिए जो बेस्ट लीड्स हैं वो रिदम स्ट्रिप है या V5 या V6 है। तो क्यूटी इंटरवल अगर नॉर्मल हार्ट रेट है, आइडियल हार्ट रेट है, अगर 60 का हार्ट रेट है तो क्यूटी इंटरवल मेजरमेंट के लिए अगर तो हार्ट रेट 60 है तो फिर हम नॉर्मल 12 लीड ईसीजी पे हम क्यूटी इंटरवल मेजर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर हम इसको कंसिडर करते हैं ये हार्ट रेट 60 पे है तो क्यूटी इंटरवल क्यू वेव के स्टार्ट से लेके टी वेव के एंड तक हम मेजर करेंगे। ये आपका एक लार्ज स्केयर हमने कहा कि 200 मिली सेकेंड के बराबर होता है, तो यहाँ पे दो लार्ज स्केयर बन गए तो अबाउट 400 मिली सेकेंड क्यूटी इंटरवल है। ये आइडियल कंडीशन में है, उस कंडीशन में जब के हार्ट रेट आपका 60 है। अगर हार्ट रेट हार्ट 60 से ज़्यादा है या 60 से कम है तो उसके लिए हम क्यू टी सी यूज़ करते हैं, दैट इज़ करेक्टेड क्यू टी इंटरवल। उसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं। एक जो मोस्ट कॉमन फार्मूला यूज़ होता है इट इज़ कॉल्ड बेजिट फार्मूला। बेजिट फार्मूला क्या है? इट इज़ क्यू टी इंटरवल इज इक्वल टू Bazit formula is equal to QTC is equal to QTC is equal to QT over under root RR, QT over under root RR। इसमें हम जो आपकी 12 लीड ECG है उसमें QT को मेजर करते हैं इन सेकेंड्स और इट इज डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ duration between two RR intervals which is also calculated in seconds। तो इस तरह हमें QT पता मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट क्यूटी इंटरवल की। शॉर्ट क्यूटी इंटरवल जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लेस देन क्यूटी इंटरवल ऑफ लेस देन 330 मिली सेकेंड। अगर 330 मिली सेकेंड से कम क्यूटी इंटरवल हो तो उसको हम शॉर्ट क्यूटी इंटरवल कहते हैं। शॉर्ट क्यूटी इंटरवल की दो मेन कॉजेज हैं, एक तो हाइपरकैल्सीमिया है और सेकंड इज कंजेंटल शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम। जिस तरह के लॉन्ग क्यूटी इंटरवल एरिथमियाज के साथ एसोसिएटेड होता है, इसी तरह शॉर्ट क्यूटी इंटरवल भी एरिथमियाज के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो जब भी कभी आपको शॉर्ट क्यूटी इंटरवल मिले तो एक तो आपने सीरम कैल्शियम चेक करना है सो वी कैन प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम एरिथमियाज। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ ईसीजी। मैंने ट्राई की है कि जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर किया जाए। होपफुली आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको ईसीजी समझने में मदद मिलेगी। अब आई विल ट्राई कि नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि हार्ट ब्लॉक्स फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इसी तरह इस्कीमिया के जो इफ़ेक्ट्स हैं या क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है उनको डिस्कस करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अपने आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या कोई सजेशन है तो हमें ज़रूर अपने सजेशन से आगाह करें। तो होपफुली टिल टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।